हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, क्रिया। देखिए, क्रिया क्या होती है। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब हिंदी में क्रिया का अर्थ होता है कार्य, काम, यानी हमारे द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब क्रियाएं होती हैं। बोलना, चलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, खाना, पीना, हंसना, रोना, जितनी भी कार्य व्यक्ति के द्वारा या किसी भी प्राणी के द्वारा किए जाते हैं वो सभी क्रियाएं कहलाती हैं। तो डेफिनेशन सिंपल है, यानी जिन शब्दों से किसी काम का करना या होने का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। करने का, राम पुस्तक पढ़ रहा है, कार्य किया जा रहा है, वर्षा हो रही है, बादल छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, ये कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे जो कार्य हैं ये सब क्रिया कहलाते हैं। यानी कोई भी कार्य हो, वह लड़का पानी पी रहा है तो पीने का कार्य हो रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने का कार्य हो रहा है, आप सुन रहे हो तो आपके सुनने का कार्य हो रहा है। ये सब क्या है? बोलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सभी कार्य हैं और ये कार्य ही क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है इसके कई भेद होते हैं क्रिया के। तो क्रिया के भेदों को देखने के लिए, समझने के लिए ये तीन आधार बांटे गए हैं। क्रिया किस आधार पर कितने प्रकार की होती है। पहली है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा भेद होता है काल के आधार पर क्रिया, और फिर तीसरा है अर्थ के आधार पर क्रिया। तो जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं वो दो होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। दूसरा है काल के आधार पर, काल यानी समय के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं उनकी किसी विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इसके 8 भेद मानते हैं, कुछ 10 मानते हैं। तो इस तरह जो मुख्य है उनको हम पढ़ेंगे इनमें। और कुछ लिखे हैं मैंने, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, संयोजी क्रिया, मुख्य क्रिया और भी होती हैं। तो उनको मुख्य रूप से हम जरूरी है उनको पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में जितनी भी हैं। तो आज हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनको काल के आधार पर, अर्थ के आधार पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले हम सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, स यानी साथ, कर्म यानी जिस क्रिया के साथ कर्म आता है, जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो स यानी साथ, कर्म यानी कर्म, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म आता है वो सकर्मक, और ए यानी नहीं, ए उपसर्ग है जिसका अर्थ नहीं या बिना के अर्थ आता है, बिना के अर्थ में आता है। तो ए कर्मक यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आएगा वो अकर्मक क्रिया। अब देखो हिंदी में क्रिया कहाँ होती है, कैसे सेंटेंस का निर्माण होता है। वाक्य निर्माण जो हिंदी में होता है सामान्यतः ऐसे होता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इस तरह हिंदी में सामान्यतः जो वाक्य का निर्माण होता है वो इस तरह होता है। तो कर्ता राम पुस्तक पढ़ता है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम करता हो गया, कार्य को करने वाला, जो काम जिसके द्वारा, जिस पर्सन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं। तो राम कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जो भी कार्य किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, तो पढ़ाई की जा रही है, तो पढ़, और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक कर्म होगा। क्या क्रिया हो रही है, क्रिया, तो यही है क्रिया कौन सी हो रही है, तो वो है पुस्तक, ये कर्म हो गया और ये क्रिया हो गई। तो ये सब्जेक्ट है, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया है। अब जिस वाक्य में
क्रिया के साथ कर्म आता है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आता है वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। अगर हम कहें वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ये काम को करने वाला है वह, कार्य को किया जा रहा, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा, वह। और कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, खेल रहा है। तो ये एक ही क्रिया है, खेल रहा है। एक से अधिक पदों में आइए, एक से अधिक पदों में है, लेकिन इसलिए संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये है क्रिया, सिर्फ क्रिया है, इसमें कर्म नहीं आया है, कर्ता और क्रिया है सिर्फ, इसलिए ये होगी अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है। अब आगे देखो, जो सकर्मक क्रिया है हमारी, उसके दो टाइप होते हैं, दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के। पहला होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक, और दूसरा होता है द्विकर्मक। पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। ये सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल और डेफिनेशन से समझो। यानी जिस क्रिया के साथ वाक्य में एक कर्म आता है, जिस क्रिया के साथ वाक्य में एक कर्म आता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें वाक्य में ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, पढ़ना ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। ये क्या है, कर्म। तो एक ही आया है, सिंगल आया है, इसलिए इसे कहेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, एक ही कर्म है। इसी प्रकार द्वि का अर्थ होता है दो। संस्कृत में द्वि शब्द आता है, उसका अर्थ दो से लिया जाता है। यानी जिस क्रिया के साथ वाक्य में जिस क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म आते हैं, यानी दो कर्म आते हैं, कम से कम दो कर्म होंगे, तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश ने रामू को अखबार दिया। मुकेश ने रामू को अखबार दिया। अब रामू को अखबार दिया, तो मुकेश देने का काम मुकेश के द्वारा किया जाता है, ये हो गया कर्ता, ये हो गई क्रिया। देने का कार्य किया जा रहा है इसलिए ये क्रिया हो गई। अब किसको दिया है और क्या दिया है, किसको दिया है और क्या दिया है, तो ये फर्स्ट कर्म है, ये सेकंड कर्म है, ये कर्म है। इस प्रकार दो कर्म आ गए। तो जिस क्रिया के साथ एक कर्म आएगा, केवल सिंगल कर्म आएगा, वो एक कर्मक, और जिस क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। अब ये जो एक कर्मक क्रिया है, इसमें कर्म सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, कोई सा भी आ सकता है। लेकिन ये जो द्विकर्मक क्रिया है, इसमें दो कर्म आएंगे, तो पहला जो कर्म होगा वो सजीव होगा। पहचान है, विशेषताएं हैं, पहला कर्म सजीव कर्म होगा, दूसरा कर्ता के साथ आएगा, कर्ता के बिल्कुल पास में आएगा। ठीक है,
ये है, ये निर्जीव होगा। दूसरा कर्म निर्जीव होगा और क्रिया के पास आएगा। ये कुछ बातें हैं। अब सकर्मक क्रिया की पहचान करने के ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको, नियम बताता हूं कैसे उदाहरण कैसे हम पहचान करेंगे वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। देखो, क्रिया सकर्मक या अकर्मक को पहचानने के लिए हम जो वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, उसमें हम दो शब्द बनाते हैं, क्या और एक किसको। ये दो शब्दों से हम सकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं। क्या शब्द है वो निर्जीव कर्म के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निर्जीव कर्म के लिए, और ये किसको शब्द है वो सजीव कर्म के लिए प्रयुक्त होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, समझो कैसे पहचान करेंगे सकर्मक क्रिया की। मंत्री ने मरीजों को फल बांटे। मंत्री ने मरीजों को फल बांटे। अब देखो, बांटना एक क्रिया है, बांटना क्रिया है, तो ये तो हो गई क्रिया, ये क्या हो गई क्रिया। बांटना क्रिया है तो ये क्रिया हो गई। बांटने का काम कौन कर रहा है, मंत्री कर रहा है। मंत्री कर रहा है तो ये हो गया हमारा कर्ता, जो कार्य को करेगा वो कर्ता, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब ये बच गए हमारे दो, मरीजों को फल, ये दो शब्द बच गए। तो ये है हमारे कर्म नंबर 1 और ये है कर्म नंबर 2, ये दो कर्म है। तो देखो, अब इनमें से मरीज, पेशेंट जो होता है सजीव होगा भाई, जिसके अंदर जान होगी वही तो बीमार होगा, वही तो मरीज बनेगा है। बीमारी किसको होगी, अरे पत्थरों को बीमारी होती है क्या, नहीं होती ना। निर्जीव चीज को बीमारी थोड़ी होती है, सजीव को ही होती है। तो ये सजीव है, फल निर्जीव होता है। तो देखो, मंत्री ने मरीजों की जगह हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, किसको फल बांटे। तो मंत्री ने किसको फल बांटे, मरीज की जगह हमने इस शब्द का उपयोग किया, मंत्री ने किसको फल बांटे। तो आंसर आएगा सजीवों को, आंसर आया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कर्म। अब ये फल शब्द निर्जीव होता है तो इससे बनाओ, देखो मंत्री ने मरीजों को क्या बांटे, यहां क्या लगा दिया ना हमने, क्या, यहां किसको लगाया था, मंत्री ने मरीजों को क्या बांटे, फल बांटे। आंसर मिला फल। तो ये ध्यान रखना है कि जो आंसर मिलेगा, इन शब्दों का जो आंसर मिलेगा वो कर्म होगा, वो कर्म होगा। अब इधर आ जाओ, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, क्रिया यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, नदी बहती है, नदी बह रही है, बाग में फूल खिल रहे हैं। तो देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वही ट्रिक्स है हमारी। ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से ही हमें पहचान करनी है सकर्मक और अकर्मक की। इन दो शब्दों से सकर्मक अकर्मक की पहचान होगी।
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्वेश्चन बनाओ उन शब्दों से। पक्षी सजीव होता है तो किसको शब्द का होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म के साथ परसर्ग नहीं आया, कारक चिन्ह नहीं आया है, इसलिए इससे तो बनेगा ही नहीं। तो आकाश में क्या आकाश में उड़ते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं नहीं बना। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ये इसका जगह बनेगा कहाँ। तो कहाँ उड़ते हैं तो वो नहीं है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा, ध्यान रखना। तो ये अकर्मक क्रिया आएगी। तो आकाश में क्या उड़ते हैं ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन। यदि वाक्य ऐसे होता आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो ऐसे बन जाता कि आकाश में क्या उड़ते हैं, आकाश में क्या उड़ते हैं पक्षी, लेकिन उड़ने का काम पक्षी कर रहा है। एक एग्जांपल और देखो, नदी बह रही है, क्या बह रही है, क्वेश्चन बना यहाँ क्वेश्चन बनेगा क्या बह रही है, क्या बह रही है बना, लेकिन आंसर आया नदी। सही है, आंसर आ गया, लेकिन बहने का कार्य कौन कर रहा है, नदी कर रही है। तो नदी कर्म नहीं है, ये क्या है, नदी तो करता है, इसलिए कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा, ये अकर्मक का होगा। नदी बह रही है, बाग में फूल खिल रहे हैं, बाग में क्या खिल रहे हैं, क्वेश्चन बना हमारा, बाग में क्या खिल रहे हैं, तो बाग में आंसर आया, बाग में फूल खिल रहे हैं, बाग में फूल खिल रहे हैं। आपको इसी तरह ढूंढने हैं। तो खिलने का काम कौन कर रहा है, फूल कर रहा है, तो क्वेश्चन बना, आंसर आया फूल, लेकिन ये भी किसका, कौन सी क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक का है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि खिलने का काम फूल कर रहे हैं, खिलने का काम फूल कर रहे हैं, ये करता है, क्या है, ये करता है, इसलिए कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। बाग में फूल खिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी दो क्रियाएं हुई, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहचान के लिए दो शब्द हैं, क्या और किसको। ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्या और किसको ये शब्द लगाने हैं। यदि कर्म निर्जीव है तो क्या लगाना है, और कर्म यदि सजीव है तो किसको शब्द से पहचान करनी है, ठीक है। इस तरह ये हमारी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं पूरी होती हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। अकर्मक क्रिया के भेद नहीं होते, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म आएगा वो एक कर्मक, और वाक्य में दो कर्म आएंगे क्रिया के साथ वो द्विकर्मक होगी, ठीक है। तो हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ी, समझी। अब उसके लिए मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ अभ्यास के लिए। 10 वाक्य हैं, इनमें से आपको ये छांटना है कि कौन सा अकर्मक क्रिया का है, कौन सा सकर्मक क्रिया का है। आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें ये जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसको वहाँ उस नोटबुक में लिखना है, और इनके आंसर भी आपको उसी नोटबुक में लिखने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और नोटबुक में भी लिखना है। उस नोटबुक को हम चेक करेंगे जब भी आपकी क्लासेस रनिंग आएगी तब। तो ध्यान रखना है, ये होमवर्क है, उस नोटबुक में आपका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखकर बार छोड़ दिया, टाइम पास के लिए नहीं है, इसको होमवर्क करना है ताकि आपको कुछ याद रहे। लिखने से ही स्थायी रहता है। अभिभावक भी इस बारे में ध्यान रखें कि वो अपने जो आपके जो बच्चे हैं, अभिभावक से ये निवेदन है कि आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों को, आपके पास समय है तो उस समय का सदुपयोग करें, आप बच्चों के साथ उस समय को बिताएं। और बच्चों के साथ बिताने के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया वो क्लासेस जो हैं, ये बहुत बढ़िया साधन है। इससे बच्चों की नींव तो मजबूत होगी, बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, आपको अभी समय का सदुपयोग हो जाएगा, बच्चों को आप समय दे पाएंगे। ये बहुत बढ़िया समय आया है आपके लिए, ठीक है। और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। नमस्कार।